जैसी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। आज खत्म कर देते हैं हम एडजॉर्प्शन को। प्रयोग, अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ आखिरकार ये एडजॉर्प्शन क्यों पढ़ रहे हैं हम, ना पढ़ते क्या चला जाता। क्यों हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप अपने घर में जो पेंट वगैरह करते हैं, गेट्स में पेंटिंग वगैरह करते हैं, इन सब में क्या मिले होते हैं, एडजॉर्बेंट। तब तो जाके ये इतने अच्छे से स्टिक होते हैं, नहीं तो नहीं चिपकते। तो जितना अच्छा एडजॉर्बेंट होगा उतने जाके अच्छे से चिपकते हैं। तो ये पेंट हो गया। अच्छा, दूसरे कपड़े वगैरह होते हैं जिनमें डाई वगैरह की जाती है, वहाँ पर एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों का फॉर्मूला लगता है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, वहाँ पर भी आपका एडजॉर्प्शन का फॉर्मूला लगता है, क्योंकि कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं वहाँ पर हम बाई उसको पाउडर करके। तो कई जगह है, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए भी एडजॉर्प्शन का फिनोमेना लग रहा है। नॉर्मल कंडीशन से सोच लो तो जो आपका चारकोल की कैंडल आती है और इम्प्योरिटीज को क्या करती है, एडजॉर्ब भी तो करती है। तो बहुत जगह इसके आपके हैं कई। क्रोमेटोग्राफी, इवन क्रोमेटोग्राफी में भी एडजॉर्प्शन का बहुत बड़ा उपयोग है। क्रोमेटोग्राफी वह मेथड है जिसमें जो कंपोनेंट के मिक्सचर्स, मान लीजिए एक कंपोनेंट है जी, यहाँ कोई मिक्सचर है, उसमें 3 कंपोनेंट हैं A, B एंड C, और हम चाहते हैं कि तीनों कंपोनेंट जब यहाँ पर नीचे आए तो ये अलग अलग निकले। तो यहाँ पर ऐसे एडजॉर्बेंट रखे जाते हैं आपके, इस प्रकार के एडजॉर्बेंट रखे जाते हैं जिनमें इन A, B और C की एडजॉर्बिंग पावर अलग अलग हो। मान लीजिए A की एडजॉर्बिंग पावर इसमें A में, B में और C में बिल्कुल नहीं है, तो पहले निकल जाएगा और नीचे आ जाएगा। अब हमने कहा B की और C की, तो B की और C की इसमें तो एडजॉर्बिंग पावर है, लेकिन B वाले की फिर इसमें और इसमें नहीं है, तो C कुछ देर यहीं रोकेगा और जब तक क्या हो कि B आपका निकल जाएगा, और फाइनली लास्ट में धीरे धीरे करके कौन आ जाएगा आपका, C। तो एक क्रोमेटोग्राफी मेथड भी आपके इसी के ऊपर बेस्ड होती है एडजॉर्ब। हालांकि क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक तो कॉमन क्रोमेटोग्राफी है आपकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होती है, तो कई जगह होती है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, आखिरकार इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर है और इसका एडजॉर्प्शन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ना। तो चलिए, तो कुछ हेडिंग्स होंगी और कुछ आपके सीधे सीधे पॉइंट्स होंगे। तो पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए सीधे, इन डीकलराइजिंग ऑफ sugar solution, in decolorizing of sugar solution and edible oil। थोड़ा सा इसमें भी लिख लो, डैश लगा के हेडिंग भी बना लो। For this purpose, बोन चारकोल, शॉर्ट में आप चाहते हैं तो एनिमल चारकोल भी लिख सकते थे इसको। बोन चारकोल एक प्रकार का एनिमल चारकोल ही है। For this purpose, bone charcoal is used। देखिए, जो खाद्य तेल होता है, ईडेबल का मतलब होता है खाद्य तेल, जो खाद्य पदार्थों से बनता है, जैसे कि आपका सरसों का तेल हो गया, तिलहन का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, दे ऑल आर द ईडेबल ऑयल। ये खाने वाले आपके तेल होते हैं। तो इनमें जो इम्प्योरिटीज घुली हुई हैं, और शुगर के सोल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज है, ऑयल तो पहले ही लिक्विड फॉर्म में है, शुगर को लिक्विड फॉर्म में बना लिया था सोल्यूशन में, और यहाँ पर आपके बोन चारकोल रखा होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में। इनके ऊपर से इसको कई बार फ्लो करते हैं, अगेन एंड अगेन प्यूरीफाई करते हैं। कब तक, जब तक जो रिजल्ट वहाँ पर देख रहे हैं वो क्लियर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, या तो शुगर सोल्यूशन है, उनका अपने मापक है, वो मेजर करते हैं। उनको लगा कि अभी एक बार और प्यूरीफाई करना है तो फिर से फ्लो करेंगे। और अगर उनको लगा कि जो बोन चारकोल है इनकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, इनकी जितनी एब्जॉर्बिंग पावर थी वो सब अब खत्म हो चुकी है, तो इसको चेंज करके फिर से फ्लो करेंगे। अगेन एंड अगेन कई बार प्रोसेस होगी और फाइनली फिर आपको यहाँ पर प्योर सोल्यूशन मिलेगा शुगर का चाशनी के फॉर्म में। उसको सॉलिडिफाई कर लेंगे
और फिर उसकी ग्राइंडिंग करके क्रिस्टल के फॉर्म में आपके बढ़िया मशीनें रहती हैं, उसे क्रिस्टल के फॉर्म में उनकी कटिंग करके आ जाती हैं आपके। इसी प्रकार जो ऑयल होता है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज वगैरह है तो उसके लिए भी इसको इसी प्रकार की आपका वहाँ भी ऐसी करते हैं प्रोसेस। एडिबल ऑयल को बोन चारकोल या आप एनिमल चारकोल के ऊपर से उसको फ्लो करते हैं, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमने बोला इन डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, और यहाँ पर आप कह रहे होगे कि डीकलराइजेशन ऑफ एडिबल ऑयल, इसका डीकलराइजिंग नहीं होता है, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और दोनों के लिए किसका यूज करते हैं हम, बोन चारकोल का यूज करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन गैस मास्क, इन गैस मास्क, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन गैस मास्क। अब गैस मास्क जनरल पर्पज से जो यूज किए जाते हैं ना, उनमें चारकोल वगैरह, सिलिका जेल या एल्यूमिना नहीं लगाई जाती है। बहुत से भी एयर प्यूरीफायर होते हैं आपके, एयर को प्यूरीफाई करते हैं कि डस्ट और पार्टिकल्स अंदर नहीं आ जाए। जैसे जो सिटीज में पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पर जो गैस मास्क होते हैं ना, वो इतने साइंटिफिक गैस मास्क नहीं होते, नॉर्मल गैस मास्क होते हैं जो ब्रीथिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कोल माइंस में काम कर रहा है, अगर वो बिना गैस मास्क के 1 आध महीने काम कर ले तो वो समझ लो कि उसकी इम्यूनिटी लगभग खत्म हो जाएगी और वो डेथ के पास पहुंच जाएगा पूरी तरीके से। क्योंकि कोल माइन से सबसे ज़्यादा जहरीली गैसें निकलती हैं, सफोकेटिंग गैस निकलती है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स भी हैं आपके। उसके अलावा कुछ मेटल्स भी, जहरीले मेटल्स जैसे कि टिन, लेड, दे आर द पॉइजनस मेटल आपके, ये सब है। और बिना मास्क के अगर वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जब आप ब्रीथ करोगे तो वो भी आपके अंदर चले जाएंगे और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की इम्यूनिटी खत्म कर देंगे। स्नीजिंग, कफिंग, है ना, और बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे और फाइनली हो सकता है कि डेथ तक चले जाए। तो जो जनरली कोल माइंस के लिए जो गैस मास्क बनते हैं उनमें आपके एक्टिवेटेड चारकोल, सिलिका जेल और एल्यूमिना का मिक्सचर यूज किया जाता है। वहीं आपके यहाँ पर पेस्ट टाइप का लगा रहता है या फिर पेपर टाइप के आते हैं, उन पेपर को लगा दिए जाते हैं वहाँ पर। इससे क्या होता है कि जब वो ब्रीथिंग करेगा तो सिर्फ अंदर ऑक्सीजन जाएगी, बाकी इम्प्योरिटीज कहाँ रह जाएगी, यहाँ पर रह जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो गैस मास्क में भी इसका यूज किया जाता है। तो लिखिए इसमें, इन गैस मास्क में इन गैस मास्क, in gas mask mixture of adsorbent like charcoal, silica gel and alumina are used for the removal of poisonous gases, pollutant particles, and some poisonous metals. गैस मास्क में किन एडजॉर्बेंट का यूज किया जाता है हमारा, फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैसेस, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स एंड सम पॉइजनस मेटल्स। ये सब चीज़ कोल माइंस हो गए और इतनी ही डेंजरस होती हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती हैं, वहाँ भी भर भर के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग तो और ज़्यादा कोल माइन से भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वहाँ तो इतने माइन्यूट पार्टिकल्स हवा में घुल जाते हैं, आप इवन मास्क तक पहन लो
तो भी वो कहीं ना कहीं से अंदर घुस जाते हैं। तो सीमेंट वाले तो और उनको और अच्छे मास्क चाहिए, उनका तो पूरी क्लॉथिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए इन गैस मास्क मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट कौन कौन से जनरली यूज करते हैं हम, लाइक चारकोल, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैसेज, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स एंड पॉइजनस मैटर। सेकंड एक आधी यूज और लिख लो, फिर बाकी कल करेंगे, है ना। हाँ ये मास्क, अब इसकी एब्जॉर्बिंग पावर तो डिपेंड करती है वो किस प्रकार का मास्क है, तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर कितना भी अच्छा मास्क ले लो, जो कोल माइंस में या सीमेंट फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मास्क आपका हफ्ते भर चलेगा। लेकिन जहाँ तक हमें पता है इतनी सुविधा नहीं है, एक ही मास्क वो जब तक उनका हेरा ना जाए या फिर ख़राब ना हो जाए वो यूज करते रहते हैं, है ना। देखिए इसके लिए भी आपके मास्क के लिए भी पता है ना, साइंस के वाला कैटेगरी है। जैसे कि जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं उनके लिए N50, N45, N30 मास्क चलते हैं, आपके प्यूरीफायर फिल्टर आते हैं। थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा बड़ा है तो जैसे N95, अभी कौन सा मास्क बताया गया कोरोना वायरस के लिए, N95 मास्क बताया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस थोड़ा सा बड़ा है आपका, है ना, हल्का सा, मतलब नेक टाई से तो नहीं दे सकते लेकिन पोर्स के हिसाब से वो बड़ा है, इसलिए इसमें N95 मास्क चल जाता है आपका। नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके लिए आपके बहुत ही कह सकते हो कि ऐसे फिल्टर्स चाहिए जो माइन्यूट पार्टिकल्स में हो जाए। बताते हैं सबसे अच्छे फिल्टर्स जो कोपा फिल्टर्स होते हैं वो लगे होते हैं ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ एक डस्ट का पार्टिकल्स क्या ये कुछ भी चीज़ इंटर नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन होता है, वहाँ तो पूरा 100% डिसइंफेक्टेड चाहिए। तो सबसे अच्छे जो कोपा फिल्टर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं आपके हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में, और एक जो पूरा एक ऑपरेशन थिएटर में कहो आप लाखों के फिल्टर्स लग जाएँ, 100% उसको पैक किया जाता है। वहाँ पर इस प्रकार से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कि वहाँ बाहर से कुछ नहीं आ सकता, सब कुछ वहीं का होता है, ऑक्सीजन भी वहीं की, सब कुछ वहीं का होता है, वहाँ बाहर से कुछ इंटर नहीं कर सकता, हाईली वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट देखिए, इन हेडिंग बनेगी इसकी भी, इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, कोष्टक में लिख सकते हो आप ह्यूमिडिटी, इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर ह्यूमिडिटी। आप जानते हो ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं? जब एयर में वाटर वेपर डिजॉल्व हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। आज बहुत आप लोगों ने देखा होगा, जब स्टार्टिंग में बारिश होती है आपकी तो पहला पानी जब एटमॉस्फेयर ही पूरा ठंडा हो जाए तो ह्यूमिडिटी का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपके जब बारिश होती है तो उसके बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपका शरीर चिपचिपा हो जाएगा, बहुत चिपचिपा लगता है। इसका रीज़न है कि वो फर्स्ट बारिश के कारण जो आपकी धरती इतनी गर्म है वो वाटर वो वेपर के फॉर्म में छोड़ देगी, बाकी वो एटमॉस्फेयर से भी हीट ले सकता है लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो वेपर में जाता है और कहाँ घुल जाता है, हवा में काफ़ी समय तक रहता है, क्योंकि वाटर वेपर हैवी है आपकी, काफ़ी हैवी है वाटर वेपर, मास देख लो तो 18 के समथिंग उसका मास है, तो काफ़ी हैवी होती है वाटर वेपर, इतनी आसानी से ऊपर नहीं पहुँचती, वो टाइम के साथ पहुँच जाती है, तो वो हवा में घुली रहती है आपकी, है ना। और वही गरम वाटर वेपर जब आपके शरीर को टच करती है फिर कंडेंस होके तो वो चिपचिपा, तो वही जो वाटर वेपर जब भी आपके पानी में जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। बहुत ही ह्यूमस है आज, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ये तो हो गया व्यवहारिक रूप से जो हमने ह्यूमिडिटी की चर्चा की। इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इन ह्यूमिडिटी, देखिए जैसे कि हम आपको अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज बताएं। मान लीजिए कोई आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वाटर के प्रति, टेस्ट ट्यूब आपको दिखने में दिख रही है कि इसमें कोई अभी यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, यहाँ वाटर वेपर मॉइस्चर यहाँ पर क्रिएट है यहाँ पर, है ना। और आप अगर चाहो तो देख सकते हो, आप एक फ्रिज से एक बोतल निकाल के लाओ यहाँ रखो तो आप देखना उसके चारों ओर पानी की लेयर जम जाएगी। अब वो पानी बोतल के अंदर से थोड़ी बाहर आया है, बोतल थोड़ी हमारी ऐसी है कि आप लोग सोचते हो। वो होता क्या है, जब आप यहाँ बोतल रखते हो तो उसके चारों ओर जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो ठंडे हो जाके उससे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसलिए उस बॉटल के चारों ओर आप लोग देखते हो पानी की लेयर बन जाती है। आप लोगों ने नॉर्मल फिनोमिना है, सभी लोगों ने देखा होगा, है ना। तो अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, प्रैक्टिकल लाइफ में, इसकी लेबोरेटरी में। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, आपको दिखने में लग रही है कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसमें ह्यूमिडिटी है, आपका मॉइस्चर है, तो वहाँ पर उसमें चारकोल डाल दो आप,
तो वो चारकोल को डाल के सेक कर लो आप, तो वो पूरी ह्यूमिडिटी को क्या करेगा, निकाल लेगा। और जनरली जो डेली लाइफ में आप जो मॉइस्चर सेंसिटिव आपके क्लॉथ होते हैं, चाहे वो जूते हों या लेदर का कोई भी सामान आप कभी भी लोगे, आप देखना वहाँ पर आपको सिल्का जेल की पुड़ियाँ रखी जरूर मिलेगी, कभी ना कभी आप लोगों को भी मिलेगी। आप लोगों के सामान छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद से पैकेट्स आते हैं सिल्का जेल के, वो लगे होते हैं। इवन आप कुछ ईडेबल चीज़ें भी ऐसी हैं, कुछ खाने के पदार्थ भी ऐसे हैं जो सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर के प्रति, उनमें भी सिल्का जेल की पुड़ियाँ, सिल्का जेल को वैसे तो वो पर्पस से पॉइजनस है, लेकिन पैकिंग के अंदर रहता है तो वो उतना डेंजरस नहीं है। उसमें लिखा भी होता है कि इसको निकालने के बाद फेंक दो, इसको ये कोई पर्पस का नहीं है। आप सोचो कि उसको दोबारा फिर से यूज कर लें तो उसका कोई पर्पस नहीं होता। एक तो लेबोरेटरी में यूज होता है, दूसरे क्लॉथ ये मार्केट वगैरह ये हो गया, इसमें यूज होता है। और मान लीजिए कहीं पर्टिकुलर एरिया है आपको जहाँ से आपको मॉइस्चर को हटाना है, तो वहाँ पर भी आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे अच्छा माना जाता है सिल्का जेल। सिल्का जेल का ही यूज किया जाता है। चारकोल भी अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन चारकोल की टेंडेंसी ऐसी नहीं कि वो खींच के अब्जॉर्ब करे। कोई चीज़ उसके पास पहुंचती है तो वो बहुत तेजी से अब्जॉर्ब, लेकिन सिल्का जेल अगर हमने यहाँ रख दिया तो वो अपने चारों ओर की यहाँ का सबका क्या क्या मॉइस्चर खींच लेगा, तो उसकी अब्जॉर्बिंग पावर अच्छी है। तो इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी लिखिए। हाँ, वो तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर पे है। हमने कहा इतना सा सिल्का जेल पूरे कमरे की ह्यूमिडिटी नहीं कंट्रोल कर सकता, वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, है ना, उसकी भी एक टेंडेंसी होगी। तो लिखिए इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस जनरली सिल्का जेल and alumina gel are used for this purpose. जनरली सिल्का जेल एंड एल्यूमिना जेल आर यूज्ड। ठीक है, बाकी वो तो ये आज ही जाते, लेकिन अब कल कराएंगे। अब हम आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे, अपने मन से आप लोग याद करके आना। 1-2 दिन में जब हमारा माइंड सही होगा तब देंगे होमवर्क, है ना। अभी अपने हिसाब से पढ़ना, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, जैसे कि नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उसका लिक्विफेक्शन मतलब द्रवीकरण उतना ही आसान होगा, और जितनी आसानी से जो गैस लिक्विड में जाएगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही आसान होगा। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर स्टैंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब सरफेस एरिया आपका ज़्यादा कैसे हो सकता है, उसके लिए हमने 5वें नंबर का पॉइंट बताया था, रब करके, डिवाइड करके, और जो पहले से अब्जॉर्ब उसको निकाल के, है ना। यही रीज़न है कि जो अधिकतर मेटल लेते हैं कैटालिस्ट के फॉर्म में, वो किस फॉर्म में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लिए। और जो चारकोल है हमारा जो पोरस फॉर्म में होता है, वो कैसा अब्जॉर्बेंट है, वेरी गुड एब्जॉर्बेंट है आपका। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम जानते ही हैं, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होगा तो दोनों ही एब्जॉर्प्शन बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है एंड केमिकल बढ़ता है। फाइनली हमने लास्ट पढ़ा था वाई इंक्रीज इन एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एब्जॉर्बेंट। इसके लिए 3 मेथड्स हमने बताई थी। एक तो बाई रफ ऑफ द एब्जॉर्बेंट, बाई मेकिंग सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट रफ, ऐसा कर सकते थे। सेकेंड बाई पाउडरिंग द एब्जॉर्बेंट, और थर्ड था बाई रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एब्जॉर्ब। फिर हमने इसके बाद पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो पहला था इन डीकलराइजिंग ऑफ शुगर एंड ईडेबल ऑयल, इनको डीकलराइज किया था हमने ना। आपका था इन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी और रिमूविंग ऑफ मॉइस्चर। इसके लिए हम किसका यूज करते थे, सिल्का जेल एंड एल्यूमिना जेल। फॉर रिमूविंग ऑफ पॉइजनस गैसेस एंड आपके जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं एंड मेटल पॉइजनस मेटल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम किसका मिक्सचर लेते थे गैस मास्क में, एक्टिवेटेड चारकोल, सिल्का जेल एंड एल्यूमिना का। 3 ही कराए थे कल, है ना, यहीं तक हुआ था। चलिए तो 4th नंबर डालिए। एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन में आपका 4th है, 4th वन एप्लीकेशन एंड एब्जॉर्प्शन
एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन का फोर्थ वन है इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम हाई वैक्यूम बताते हैं क्या होता है, पहले लिख लेते हैं। टू रिमूव माइन्यूट नहीं लिखना तो आप ट्रेसेस भी ले सकते हो। टू रिमूव माइन्यूट amount of gases present in vacuum flask activated charcoal is used। एक्टिवेटेड चारकोल यूज कितने टाइम तैयार हो रहा है, नहीं हो लेट टाइम से आओ। देखियो वैक्यूम फ्लास्क में पहले से वैक्यूम पंप लगा रहता है, सक्सेशन पंप लगा होता है। इससे आप गैसेस को बाहर निकाल के प्रेशर को कम कर सकते हैं, गैसेस को अंदर डाल के प्रेशर को ज़्यादा कर सकते हैं। वैक्यूम पंप का यही काम होता है, टू कंट्रोल प्रेशर ना। तो वैक्यूम पंप गैसेस को कितना भी बाहर निकाल दे, कभी भी हाई वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ गैसेस अंदर रही जाएगी। तो क्या किया जाता है, इसके बगल में यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर या कोई स्पेस बना के वहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल रख दिया जाता है। तो वो क्या करता है, जो बची हुई गैसेस है उसको भी क्या कर लेता है, तो वहाँ पर 100% वैक्यूम आ जाता है। तो यही लिखा है, टू रिमूव माइन्यूट अमाउंट ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन वैक्यूम फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड। जो थोड़ा सा भी अमाउंट बचा हुआ है गैसेस का वैक्यूम पंप से, हमने कहा कि जो भी गैसेज हम पूरी कभी नहीं निकाल सकते, जीरो प्रेशर कभी भी नहीं रख सकते। अब वो वैक्यूम पंप नहीं कर सकता। उस अमाउंट ऑफ गैस को जो थोड़ा बहुत बची है, चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना बची हो, उसको आप चाहते हो कि वो भी यहाँ से हट जाए, यहाँ पर बिल्कुल प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाए, तो उसके लिए फिर किसका यूज करते हैं हम, एक्टिवेटेड चारकोल का। देखो यहाँ पर अनिकेत और आप पहला एप्लीकेशन लिखवाया है हमने, इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। अब वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है कि वहाँ से हम एयर को बाहर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम वैक्यूम बढ़ाते हैं और अगर हम गैसेस अंदर डाल रहे हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सक्सेशन पंप लगा होता है, जिससे गैसेस को आप अंदर डाल के यहाँ पर प्रेशर को हाई भी कर सकते हो, लो भी कर सकते हो, इवन आप जीरो वैक्यूम भी ला सकते हो। लेकिन इस सक्सेशन पंप या वैक्यूम पंप की हेल्प से नहीं आता, थोड़ी बहुत गैसेस अंदर रह जाती है। तो यहाँ पर एक फिनोमिना लगा देते हैं हम एडजॉर्प्शन का, और यहाँ पर हम चारकोल रख देते हैं। वो चारकोल बची हुई ट्रेसेस अमाउंट ऑफ माइन्यूट अमाउंट गैस को भी क्या कर लेता है, एडजॉर्ब। तो बहुत उपयोग है, इसमें भी इसका काम आता है। टू रिमूव माइन्यूट अमाउंट ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन वैक्यूम फ्लास्क, या गैस फ्लास्क भी लिख सकते हो। कौन क्या यूज करते हैं हम, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। ये था आपका 4th नंबर का एप्लीकेशन। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट। माइन्यूट मतलब थोड़े सा, थोड़ा, जैसे आप इसको आप घड़ी के टर्म में आप लोग मिनट बोलते हो, लेकिन एक्चुअली में होता है माइन्यूट मतलब होता है थोड़ा, कम, छोटा होता है, ठीक है। चलिए 5th नंबर का पॉइंट लिखिए। 5th नंबर का पॉइंट है इन softening of hard water, for softening of hard water। देखिए कई प्रकार के वाटर होते हैं हमारे, टैप वाटर, जनरली जो नल से प्योर पानी आता है उसको हम टैप वाटर कह देते हैं। 100% प्योर वाटर, इसी को बोल देते हैं डिस्टिल वाटर। जब आप वाटर को गर्म करते हैं तो उसकी
भाप बनती है, उसी भाप को कंडेंस कर लो तो जो वाटर मिलता है उसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर। सेलाइन वाटर, नमक का पानी, समुद्री पानी सेलाइन वाटर ही आपका कहलाता है, ठीक है। टैप वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, सेलाइन वाटर हो गया। सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर वो कहलाता है जिसमें ये आयन नहीं पाए जाते, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के आयन जिसमें नहीं पाए जाते उसे बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। इस पानी में झाग बहुत बनता है सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर जिसमें कौन से आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं, वो कहलाता है हार्ड वाटर। अब ये आयन सॉल्ट के फॉर्म में जाते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में जाएगा, या कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में जाएगा, या मैग्नीशियम क्लोराइड, तो डिसोसिएट होकर ये आयन प्रोड्यूस कर देते हैं आपके। तो देखिए इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को अगर सॉफ्ट वाटर में ले जाना है आपको तो कौन से आयन रिमूव करने पड़ेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके लिए दो चीज़ें आती हैं आपकी जनरली साइंस के टर्म्स में या केमिस्ट्री के टर्म्स में। एक होता है जियोलाइट, आप लोगों ने क्लास 11th में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, मधुमक्खी की छत्ते के जैसी स्ट्रक्चर में आपकी जियोलाइट है, इसको हम बताएंगे। एक जियोलाइट होता है, दूसरा जो है वो एडजॉर्बेंट नहीं है, लेकिन उसको भी हम साथ में लिखा देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है EDTA, चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा EDTA, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटोन। तो इन दोनों का उपयोग किया जाता है, जियोलाइट का भी यूज किया जाता है। जियोलाइट क्या करता है, इन दोनों आयंस को अब्जॉर्ब कर लेता है आपके, दोनों के दोनों सेम काम EDTA करता है, इन दोनों आयन को अब्जॉर्ब नहीं करता लेकिन इनसे रिएक्ट करके इनको बाहर निकाल देता है। तो यहाँ जियोलाइट तो एडजॉर्बेंट है लेकिन EDTA एडजॉर्बेंट नहीं है, फिर भी हम साथ में लिखवा दे रहे हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये दोनों ही आंसर हैं, जियोलाइट एंड EDTA। तो लिखिए इसमें इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, to remove calcium and magnesium ions present in hard water, generally जियोलाइट और EDTA, इसका नाम EDTA ही चलता है, फुल नाम आपको लिखना हो तो हम लिखवा देते हैं। जियोलाइट और EDTA इज यूज्ड, जियोलाइट और EDTA यूज्ड। इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसीटेट बोलते हैं इसको, लेकिन जब नॉमेनक्लेचर एक प्रकार का लिगेंड है। चलो EDTA के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, नाम यहाँ पर आया है तो, हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बड़े डिटेल में है आपका ये सब कुछ। तो देखिए EDTA क्या होता है आपका, EDTA होता है आपका इथाइलिन, लिखना हो लिखना, नहीं लिखना मत लिखना क्योंकि आने वाला है आगे। इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, लेकिन जब नॉमेनक्लेचर करते हो तो एक नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के नॉमेनक्लेचर में ई को हटा के ओ जोड़ा जाता है। तो नाम तो इसका इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन है, लेकिन जब इसका नाम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में तो एसीटेटो लिखते हैं। जैसे कि Cl नेगेटिव है तो क्लोराइड, लेकिन जब इसका नाम लिखोगे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसको क्लोराइडो लिखते हैं। वो नॉमेनक्लेचर में इसका एक सिस्टम चलता है कि नेगेटिव जो भी होता है उसके आगे ओ लगा दिया जाता है। तो इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन होता है आपका। इसकी देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है इसकी, इथाइलिन टेट्रा एसीटेटो आयन EDTA की, ये है आपका CCN CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, मत लिखो बाद में लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से इसको बैलेंस कर लें तो 1 और यहाँ पर आपका 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा आपका CH2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका CH2। तो देखिए इथाइलिन डाइएमाइन, कितने एसीटेट आयन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 एसीटेट आयन जुड़े हुए। तो
तो इसलिए इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइमन टेट्राएसीटेट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछी जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ईडीटीए में चार्ज कितना होता है ना। ये पूछा गया है एग्जाम में कि ईडीटीए में चार्ज कितना होता है। आंसर है 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव इसमें चार्ज होता है, 1 2 3 4। लेकिन इससे भी जो इस घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कितना डेंटेट लिगेंड है। डेंटेट का मतलब होता है दांत से, और दांत से मतलब होता है पकड़ से। ये कितने डेंटेट है, कोई भी उतना डेंटेट होता है जितने इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाएंगे बहुत डिटेल से, चिंता नहीं करनी है। तो कितना डेंटेट लिगेंड है, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, 4 लिखाते हैं, आंसर है 6। ये हेक्सा डेंटेट है, क्योंकि यहाँ 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 4 तो यहाँ से डोनेट करता है 4 पेयर, और एक नाइट्रोजन से यहाँ से और एक यहाँ से। तो हेक्सा डेंटेट है ना। पूछा गया है कि ईडीटीए कितना डेंटेट होता है, तो आप चाहे अपनी कॉपी के ऊपर इतना लिख सकते हो थोड़ा सा, है ना, नॉलेज बेस के लिए। बाकी फॉर्मूला वगैरह मत लिखो, वो तो हम बाद में बताएंगे, है ना। ईडीटीए से यही क्वेश्चन पूछा गया है आपका। एक तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ये पूछा गया है। दूसरा ये भी पूछा गया कि ईडीटीए पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4। ये पूछा गया कितना डेंटेट है, तो हेक्सा डेंटेट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने देखा 4 नेगेटिव चार्ज तो 4 लिखाते हैं, आंसर है हेक्सा डेंटेट होता है ना। तो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो हमारा 5th हमने आपको पहले 4th नंबर का एप्लीकेशन लिखवाया कि हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए जनरली, देखिए एक्टिवेटेड चारकोल किसी चारकोल का नाम नहीं है, एक चारकोल की क्वालिटी है, एक प्रकार की क्वालिटी जिससे उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना। किसी भी चारकोल को एक्टिवेटेड किया जा सकता है, चाहे वो बोन चारकोल हो, चाहे वो कोल चारकोल हो, चाहे वो ब्लड चारकोल हो, चाहे वो प्लांट से मिला हुआ चारकोल, चाहे एनिमल से। अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो रिमूव्ड ट्रेसेस अमाउंट ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन वैक्यूम फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड, है ना। अब हार्ड वाटर, ऐसे वाटर ध्यान देखिएगा, हार्ड वाटर उन्हें कहा जाता है जिनमें कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। और इनकी खास बात है, सोप के साथ रिएक्ट करके एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं, जिसे सोप लेदर क्रिएट नहीं करता है। हार्ड वाटर में सोप का लेदर बहुत कम आता है आपका, है ध्यान दीजिए। यही कारण है कि इसके साथ ये चिपके गमी सिलेसियस पदार्थ बनाता है, जिससे आपके कपड़े वो झाग नहीं देता है ना। हाँ, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट थोड़ा बहुत झाग दे सकता है, आपका सोप नहीं देता, लेकिन डिटर्जेंट दे सकता है, क्योंकि डिटर्जेंट जिस एसिड से मिलकर बनता है, सल्फोनिक एसिड से, वो इनसे रिएक्ट नहीं करता। वो भी आपकी केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ में हम बताएंगे। तो इन आयंस को अगर हम रिमूव कर दें तो हार्ड वाटर किस में चला जाएगा, सॉफ्ट वाटर में। तो आपकी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो आंसर है जियोलाइट, लेकिन आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे तो वहाँ पे ईडीटीए का यूज लिखा हुआ है हार्ड वाटर को किस करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। तो ये दोनों ही हमने लिखवा दिए। अब ये आपके हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए पूछ ले तो ये दोनों ही आप लिखा ना, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 5th नंबर का यूज आपका। नेक्स्ट लिखिए यूज नंबर 6, इन फ्रूट फ्लोटेशन, इन फ्रूट मतलब झाग, इन फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। अब ये बिल्कुल आपके चैप्टर इस बार इस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब फाइनल अभी आपका जो ब्लूप्रिंट है, कितने चैप्टर हैं उसका तो नहीं आया, कौन कौन हटा दिए गए हैं उसका आया है। तो एक मेटालर्जिकल ऑपरेशन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उस चैप्टर को सरफेस केमिस्ट्री के जस्ट पास का है, चैप्टर नंबर 6, उसको हटा दिया गया है। और ये पॉलीमर, लेकिन अभी भी इसका जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आ जाता तो कंफर्मेशन हम नहीं मानेंगे। हालांकि 1-2 दिन में आपकी परीक्षा बोर्ड वगैरह आ जाएंगी तो उनके पास ब्लूप्रिंट पहुंच चुका है, ऐसी सुनने में आया है। तो शायद गाइड वगैरह आएंगी तो हम तुरंत लेके आएंगे, वो बताएंगे आपको। तो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड होती क्या है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कई बार पूछा गया है कि फ्रूट फ्लोटेशन मेथड से किस प्रकार के ओर को कंसनट्रेटेड किया जाता है। यहाँ कंसनट्रेशन से मतलब होता है जो हमें ओर मिलते हैं ना, उसमें मेटल बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, बहुत कम। और इम्प्योरिटी जिनको हम गैंगियो बोलते हैं, मैट्रिक्स चैप्टर के टर्म में इनको गैंगियो मैट्रिक्स बोलते हैं, इम्प्योरिटी को, वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इम्प्योरिटी को हटाना, जैसे जैसे इम्प्योरिटी हटाते जाएंगे मेटल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी,
मतलब रहेगी तो उतनी ही, लेकिन इम्प्योरिटी हटने से वो अब ज़्यादा देखने लगेगा। तो उसको हटाने की एक प्रोसेस है फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो ओर होता है उसको ग्राइंड करके इसमें डाल दिया जाता है, फिर इसमें पाइन ऑयल डाल दिया जाता है, प्लस वाटर डाल दिया जाता है, और फिर यहाँ से बहुत हाई करंट ऑफ एयर पास किया जाता है, तो यार यहाँ से बुलबुलों के रूप में निकलती है। जब ये बुलबुलों के रूप में निकलती है तो फाइन ऑयल और या पाइन ऑयल नहीं है तो टर्पेंटाइन ऑयल भी चल जाता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बहुत झाग बनाते हैं। उस झाग के साथ जो ऊपर आपके सल्फाइड और चिपक के आ जाते हैं। अब सल्फाइड और किन्हें कहते हैं, जिनमें एस किस में होता है -2। कई बार पूछा गया है कि फ्रुट फ्लोटेशन मेथड से किस ओर को कंसंट्रेशन किया जाता है, आंसर है सल्फाइड ओर। अगर ये लिखा नहीं मिलेगा तो आपको ये लिखा मिलेगा, जैसे आयरन पायराइड पूछा गया है कि आयरन पायराइड को किस मेथड से कंसंट्रेटेड किया जाता है। कंसंट्रेशन से मतलब है कि इनके अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे और इम्प्योरिटीज को निकालते जाएंगे, यहाँ कंसंट्रेशन से ये मतलब है। तो आप, और दूसरा कॉपर पायराइड CuFeS2, तो ये खूब पूछा गया है कई बार। अगर हम कहें कंसंट्रेशन मेथड में सबसे ज़्यादा कोई पूछी गई है 100 में से 99 टाइम्स, तो यही फ्रुट फ्लोटेशन प्रोसेस पूछी गई है आपकी, कि इससे किस ओर को कंसंट्रेटेड किया जाता है। तो ये 3 तरीके से आया है। एक तो आंसर होता है सल्फाइड ओर, इन सब में एस किस में -2 में, या फिर सीधे नाम आता है जैसे FeS2 हो गया, आपका CuFeS2 हो गया ना, इन सबको इसके द्वारा कंसंट्रेटेड किया जाता है। अब ये फ्रुट फ्लोटेशन मेथड में एडजॉर्प्शन का हमारा क्या काम है, देखिए ये जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, ये हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। तो जैसे ही ये झाग बनता है, इन झाग में इनके पार्टिकल चिपक जाते हैं, इन झाग के साथ ये ऊपर चले जाते हैं, और ये झाग को अलग कर लिया जाता है। फिर करंट फ्लो किया एयर का, या करंट से मतलब है बहुत तेज़ रफ्तार से हवा फ्लो कर रहे हैं, मतलब फिर झाग बनेगा, फिर निकाल लिया जाएगा फिर। तो ऐसे करके बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज जो होंगी वो नीचे चली जाती हैं, और जो लाइटर ओर होते हैं हमारे आयरन पायराइड हो या कॉपर पायराइड, ये झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। अब ये झाग के साथ तभी ऊपर आ रहे हैं जब वो झाग में क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इस प्रकार फ्रुट फ्लोटेशन मेथड के द्वारा, फ्रुट फ्लोटेशन की मेथड भी किस पे बेस है, आपकी एब्जॉर्प्शन के बेस पे है। तो लिखिए सल्फाइड और S-2 लिख सकते हो आप, सल्फाइड ores are concentrated sulfide ore are concentrated by this method with the help of pine oil, and वाटर। तो ये भी फ्लोटेशन इसके बेस पे है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होती है। कभी भी कोई भी और सल्फाइड होगा तो इसी के लिए है ना। आपको जैसे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, है ना, जैसे हो गया आयरन पायराइड FeS2, आयरन पायराइड, कॉपर पायराइड, तो ये फ्रुट फ्लोटेशन मेथड का यूज करते हैं इसमें। इनको कोई रटना नहीं है, आपको बिल्कुल एक बार पढ़ लेना है, हेडिंग याद, सबसे पहले हेडिंग याद कर लेना, और अंदर जो स्पेसिफिक पॉइंट है वे याद कर लेना। बाकी ऐसे नहीं कि बिल्कुल इनको रटने के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर है ना, हमने बताया ना थ्योरी भरी है इसमें, तो अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो इनको बड़े आराम से सबसे पहले हेडिंग याद कर लेना, तो बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस।
देखिए कैटालाइसिस वह प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट की हेल्प ली जाती है, उसको बोलते हैं कैटालाइसिस। तो हमारा 7th नंबर का एप्लीकेशन है इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस इन हेट्रोजीनियस। देखिए कैटालिस्ट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस विच कैन चेंज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन। और वहाँ हमने ये भी बताया था कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटालिस्ट इस चैप्टर में है, आपको कैटालिस्ट का पूरी जानकारी डिटेल्स इस चैप्टर में हम लास्ट तक दे देंगे। पहले आप हेट्रोजीनियस के 2 नंबर में आए हैं आपके, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस और होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या है, 2 नंबर में, मतलब 1-1 नंबर की दोनों डेफिनेशन आई है। देखिए हमने कहा कोई रिएक्शन हो रही है जी A + B, और अगर वो कैटालिस्ट की हेल्प से हो रही है तो उस रिएक्शन का नाम दिया जाएगा ये कैटालाइसिस रिएक्शन है, क्योंकि कैटालिस्ट के द्वारा कैटेलाइज हुई है। अब कैटेलाइज का जनरली मतलब ये निकाला जाता है कि रिएक्शन की रेट बढ़ाई गई है, लेकिन कैटालाइज से मतलब से बढ़ाना नहीं होता है, घटाना नहीं, बस वो कैटालिस्ट की हेल्प से अगर रिएक्शन की रेट को बढ़ाओ चाहे घटाओ तो वो आपका कहलाता है कैटालाइसिस। हालांकि जनरली हम इनका यूज रिएक्शन की रेट बढ़ाने के लिए करते हैं। अब अगर मान लीजिए जो रिएक्टेंट है उनकी फेज गैस है और कैटालिस्ट की सॉलिड है, तो इस प्रकार के कैटालाइसिस को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की जो फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। और अगर इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो गई तो उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। जरूरी नहीं कि ये गैस हो, है ना, हो सकता है ये सॉलिड हो और ये कैसा हो, गैस हो, या ये हो सकता है ये सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, ये कैसा हो, गैस हो। कुल मिला के इन रिएक्टेंट्स की और अगर कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो इस प्रकार के कैटालाइसिस को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, और अगर सेम हो गई तो होमोजीनियस कैटालाइसिस। लिखिए इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, in heterogeneous catalysis both reactants and catalyst have डिफरेंट फेज, या आप फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो। इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोथ रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट हैव डिफरेंट फेज। अब देखिए आपका हेट्रोजीनियस यहीं से तैयार हो गया। अच्छा, अब हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट भी पूछ लेते तो भी वही है, जे एक प्रकार का हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है और इसमें जो कैटालिस्ट यूज होगा वो कौन सा कैटालिस्ट कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट कहलाएगा। तो इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोथ रिएक्टेंट्स और जो कैटालिस्ट की फेज होगी, जो फिजिकल स्टेट होगी, वो दोनों ही क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए इसका हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल है आपकी हैबर प्रोसेस, है ना। देखिए तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स react with hydrogen molecules and form nitrogen molecules react with hydrogen molecules and form molecules of ammonia। बैलेंस कर ले, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, तो यहाँ कितना 3, तो बैलेंस हो गई। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और इस रिएक्शन में जो कैटालिस्ट लेते हैं वो है आयरन, जो कि कैसा है, सॉलिड है। तो कौन सी कैटालाइसिस है, हालांकि इस आयरन की एक्टिविटी भी घट जाती है टाइम के साथ, तो फिर यहाँ पर कैटालिस्ट प्रमोटर डाला जाता है, दैट इज मोलिब्डेनम। ये आप पूरा पढ़ोगे, अभी हम इसको ही लिखवा रहे। वो सब्सटेंस जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर, और जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी घटाते हैं वो कहलाते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। ये सब आएंगे, थोड़ा थोड़ा हम बताते जा रहे हैं। तो इसको अभी लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, पर रिएक्शन जरूर लिख लो। तो देखिए, अच्छा इसकी भी फेज अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ये भी गैस है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है जिसमें कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट्स दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। और यहाँ जो कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट।
है ना। दिस इज आपके पी ब्लॉक में पहली ही जो प्रिपरेशन मेथड है वो अमोनिया, टोटल 7 से 8 प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है आपको पी ब्लॉक में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू हम करने वाले हैं। अब आपका मेटलर्जिकल आपका हट ही गया है तो उसको अभी हम टच नहीं करेंगे, अगर आ जाएगा तो फिर उसको हम कर देंगे स्टार्ट फिर। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और 2H3 ये हैबर प्रोसेस है और बिल्कुल सेम आपको वहाँ पर प्रोसेस यही लिखनी है, कुछ कंडीशंस और लगाएंगे। अब ये रिएक्शन किस पे बेस होती है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आपने हिंट देखो कि कैटालाइसिस की प्रोसेस 2 चीज़ों पे बेस होती है, एक एडजॉर्प्शन, दूसरा डिसोर्प्शन। ठीक, क्या होगा, ये है आयरन कैटालिस्ट, ये है आयरन कैटालिस्ट। सबसे पहले क्या करेगा, हाइड्रोजन के एंड नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, है ना। फिर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपनी सरफेस पे, क्योंकि ये अलग अलग उड़ रहे थे तो रिएक्शन नहीं हो पा रही थी। अब एब्जॉर्ब कर लिया इस आयरन ने, अब इनके बीच में क्या करा देगा, रिएक्शन करा देगा। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज अमोनिया, और बाद में इस अमोनिया को निकाल देगा और आपका आयरन वैसा का वैसा ही रह जाएगा, है ना, अनचेंज रहता है आपका। तो देखिए एडजॉर्प्शन एंड ए डिसोर्प्शन। एडजॉर्प्शन किसका होता है, रिएक्टेंट्स का, और डिसोर्प्शन किसका होता है, प्रोडक्ट का। तो कैटालिस्ट की मैकेनिज्म जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, एडजॉर्प्शन पे एंड डिसोर्प्शन पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो अब इसी के नीचे लिखिए, द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट, the mechanism of catalyst, the mechanism of catalyst, the mechanism of catalyst, the mechanism of catalyst, the mechanism of catalyst is based upon adsorption, is based upon adsorption of reactants, adsorption of reactants and desorption and desorption। कई लोग उसको डिजॉर्प्शन भी पढ़ते हैं, आर को साइलेंट कर देते हैं, है ना। चलिए ये आपका हो गया कैटालिस्ट। अच्छा, आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि कैटालिस्ट किसी चीज़ को अब्जॉर्ब क्यों कर लेते हैं अपने सरफेस पे। इसका कारण होता है कि उनके पास फ्री वैलेंसी पाई जाती है ना। इसको हम बाद में अंडरस्टैंड कराएंगे, अभी कुछ नहीं करते। ये जो हमने ऐसे बॉन्ड बनाए हैं ये इंडिकेट करते हैं फ्री वैलेंसी। तो देखिए जे ए प्लस जे है बी, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। और ये जो हमने सिंपली बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटालिस्ट को। तो ये रिएक्टेंट आके सबसे पहले इस पर क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, एडजॉर्प्शन होने वाला है। बनाते चलिए साथ में। तो सबसे पहले इनका एडजॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है। ये एडजॉर्प्शन होने वाला है इनका रिएक्टेंट्स का कैटालिस्ट पे। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी एडजॉर्प्शन होने के बाद। यहाँ ए आके जुड़ जाएगा, यहाँ बी आके जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये ए और बी जो अलग अलग थे इनको एक जगह मिल गई, एक सरफेस एरिया मिल गया रिएक्ट होने के लिए। तो अब ये आपस में क्या कर लेंगे, एक क्या कर लेंगे, आपस में रिएक्ट कर लेंगे। और ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में। ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ए बी में। ये रिएक्टेंट से ये आपस में रिएक्ट कर गए, बना लिया प्रोडक्ट। और ऐसे ही ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये निकल जाएंगे। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, डिसोर्प्शन, है ना। डिजॉर्प्शन हो गया और कैटालिस्ट आपका एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है। कैटालिस्ट वापस आ गया और रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, प्रोडक्ट में। तो वही हमने लिखा है, द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट बेस्ड अपॉन एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स
एंड डिसोरप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यही मैकेनिज्म आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे हम, लेकिन बिल्कुल सेम पढ़ाने वाले हैं जब कैटलिस्ट का चैप्टर आएगा। उसका नाम ही होता है एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म। नहीं आया पूरी समझ में? नहीं दिख रहा? सॉरी प्रज्ञा, नहीं दिख रहा? A+B प्रोडक्ट डिऑप्शन, और इसके नीचे कैटलिस्ट लिखा है, इसके नीचे ये देखो ये कैटलिस्ट था तो वही वापस जनरेट हो गया, है ना। सिर्फ हुआ क्या है, फर्क ये हुआ कि पहले यहाँ AB था, अब इसके साथ इसने अपनी सरफेस पे इसको एब्जॉर्ब कर लिया और AB को किस में कन्वर्ट, A+B को किस में कन्वर्ट कर दिया, AB में, दैट इज प्रोडक्ट, है ना। आप चाहते तो AB की जगह HH भी लिख सकते थे, HH की 2 एटम, तो यहाँ HH जाता और यहाँ क्या बन के आता, H2 बन के आता, है ना। इसको भी आप यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर लगा दिया। एक दो और जल्दी जल्दी से लिखवा दें, फिर बाकी से सिंपल से हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो, कितने हो गए, 7 हो गए ना, 7 ना। 8 नंबर लिखो, इन सेपरेशन of inert gases, इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। देखिए पहले हम आपको ये बताते हैं, इनर्ट गैसेस का ही दूसरा नाम है नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, एरोजेंस। रेयर गैसेस इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने एयर का कंपोजिशन देखा है, एयर का कंपोजिशन अराउंड इसमें 78% क्या होती है, रिमेनिंग 21% आपकी ऑक्सीजन, उसके बाद मेन पोर्शन किसका है, CO2 का, इसके बाद पॉइंट में जो परसेंट बचता है वो किसका आता है, इनर्ट गैसेस का आता है। तो ये हमारी एयर में कैसी प्रेजेंट है, नाम मात्र की प्रेजेंट है। अब एयर से इनर्ट गैसेस को निकालना है, सेपरेशन करना है हमें इनर्ट गैसेस का, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि हर एक गैसेस का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा ये किया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे अधिक से अधिक एयर से दूसरे कंपोनेंट को बाहर निकाल दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि उसमें किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इनर्ट गैसेस का अमाउंट बढ़ जाए। तो सबसे पहले इनका डिस्टिलेशन किया जाता है एयर का। आपसे अगर कोई पूछे इनर्ट गैसेस का सेपरेशन कैसे होता है, तो पहले एयर का, एयर से मिलती है इनर्ट गैसेस, है ना, पर नाम मात्र की ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इनमें हमने बता दिया आपको। तो एयर से सबसे पहले डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा, क्योंकि सभी गैसेस के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट है, तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे निकलेंगी। तो उसमें अब साथ में कुछ इनर्ट गैसेस भी निकलेंगी, लेकिन अधिक मात्रा में ये निकलेगी। तो इनर्ट गैसेस का अमाउंट मान लो पहले इसमें 0.1% था, तो उसको इंक्रीज करके 0.10% या सीधे बोलते 1% कर दिया, उसको इंक्रीज करके। अब ये जो इनर्ट गैसेस हैं जो 1% में आ गई, उसके साथ इम्प्योरिटीज भी आई हैं, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी है प्लस डिफरेंट इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, रेडॉन तो आप समझ लो नेचर में पाई नहीं जाती है, वो बनाई जाती है बाय रेडियोएक्टिव डिके ऑफ रेडियम से बनती है रेडॉन, ठीक है। तो इन गैसेस का मिक्सचर पड़ा हुआ है और इम्प्योरिटी पड़ी है, तो इसके लिए यूज किया जाता है कोकोनट चारकोल का, नारियल के चारकोल का यूज किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि नारियल के चारकोल पे जो कोई भी इनर्ट गैस है, सब इनर्ट गैसेस की अलग अलग एक्सटेंट है एब्जॉर्ब होने की, मतलब अलग अलग सीमा पे। कुछ इनर्ट गैसेस जल्दी एब्जॉर्ब होती है, तो उनको पहले सेपरेट कर लिया। कुछ इनर्ट गैसेस होती है जो सबसे लास्ट में एब्जॉर्ब होती है, तो उनको उस हिसाब से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनर्ट गैसेस की सेपरेशन के लिए किस चारकोल का यूज किया जाता है, तो आंसर होगा हमारा कोकोनट चारकोल, ठीक है। देखिए इसमें इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस भी लिख सकते हो आप। इनर्ट गैसेस आर सेपरेटेड, इनर्ट गैसेस आर सेपरेटेड। ध्यान रखिएगा, हम इनर्ट गैसेस को सेपरेट कर रहे हैं। इनर्ट गैस को लाने के लिए पहले एयर का यूज किया जाता है, तो अब जो एयर से गैसेस ले आ गए उनको सेपरेट कर रहे हैं। इनर्ट गैसेस आर सेपरेटेड with the help of coconut charcoal, with the help of
coconut charcoal, with the help of coconut charcoal, because different inert gases, because different inert gases have different extent of adsorption, because different inert gases have different extent of adsorption on coconut charcoal, प्रिंसिपल समझ गए। अलग अलग गैसेस अलग अलग सीमा तक, अलग अलग हद तक एडजॉर्ब। हमने कहा वहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, इनमें से एक कंपोनेंट इनर्ट गैसेस पे फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा लेट। तो हम ये वाला कंपोनेंट इस पे ज़्यादा मिलेगा, उसको सेपरेट कर लेंगे, दूसरा वाला बाद में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से है ना। तो देखिए इनर्ट गैसेस आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोकोनट चारकोल, बिकॉज डिफरेंट इनर्ट गैसेस हैव डिफरेंट एक्सटेंट, अलग अलग हद है, अलग अलग सीमा ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल। नेक्स्ट लिखिए इन क्रोमेटोग्राफी। इन क्रोमेटोग्राफी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का भी। इन क्रोमेटोग्राफी CHROMATOGRAPHY, इन क्रोमेटोग्राफी। तो आपका 9th नंबर है। इन क्रोमेटोग्राफी इसको समझ लो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है, कलर का मिक्सचर है, डाई का मिक्सचर है, उसमें 3 डिफरेंट कलर हैं, है ना। ये बिल्कुल मिक्स कर दिया हमने, तीनों कलर को पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया इसको अच्छे से, है ना। ऐसे आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया। ध्यान रखिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज तब किया जाता है जब कहीं से सेपरेशन संभव नहीं है। तो यह वो टेक्निक है जो असंभव सेपरेशन को भी संभव कर जाती है। जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप इंक लीजिए, एक रेड पेन की और एक ब्लू पेन की, उन दोनों को गोला करिए पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसे गोला करिए। अब आप क्या करेंगे, अगर इन इंक की एब्जॉर्प्शन पावर वाटर में अलग अलग है, तो जिस कागज़ में आपने इसको डिप किया है, हालांकि कागज़ में वाटर को फ्लो करने की उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उसमें कैपिलरी ट्यूब नहीं पाई जाती है, और फिल्टर पेपर होगा तो पानी बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ता है। तो आप उस कागज़ को जब पानी में डुबाओगे तो कागज़ में पानी धीरे धीरे अपने आप ऊपर चढ़ेगा, कैपिलरी एक्शन होता है। तो जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होगी पानी में, वो पानी में एब्जॉर्ब होकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर उस रंग का कलर आने लगेगा, और नीचे पीछे उस कौन सा कलर रह जाएगा जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर कम है। तो ऐसे इस प्रकार से आपका जिस रंग की एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है वो सेपरेट होते हुए कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और नीचे कौन रह जाता है, दूसरा कलर। तो इस प्रकार से इनके मिक्सचर को इसके बाद सेपरेट। अब ये 3 मिक्सचर्स हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का सी है। इन तीनों कंपोनेंट को हमें इससे अलग करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज भी किया जाता था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का भी। जैसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प ले लें, हमने चेक, अच्छा कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम तभी लगा जा सकते हैं जब मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट की एब्जॉर्प्शन पावर एब्जॉर्बेंट में डिफरेंट हो। हमने देखा कोई एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एक्स, वो सबसे तेज़ी से किसको एब्जॉर्ब करता है, ए को। कोई दूसरा सब्सटेंस है वाई, जो सबसे तेज़ी से किसको एब्जॉर्ब करता है, आपको सी को। कोई तीसरा एब्जॉर्बेंट है जो सबसे तेज़ी से किसको एब्जॉर्ब करता है, आपके, चलो इसको बी मान लो, और इसको आप ए, बी का हो गया, और ए हो गया तो ए का हो गया, जे वाला हो गया आपका बी का, और ए वाला हो गया सी का।
अब हमने कहा कि हमने तीनों एडजॉर्बेंट को कॉलम में लगा दिया, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है आपका x, यहाँ लगा हुआ आपका y और यहाँ कौन सा लगा हुआ है आपका z। तीनों में अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन है। तो यहाँ पर ए चिपक के रह जाएगा क्योंकि ए इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन एक ही क्या है, ज़्यादा है। नीचे निकल के कौन आ जाएंगे, बी एंड सी। अब यहाँ पर कौन चिपक के रह जाएगा, बी, और यहाँ पर कौन आएगा, सी। अब सी धीरे धीरे करके इससे निकलेगा, धीरे धीरे करके, जब तक सी यहाँ से निकलेगा उतनी टाइम में बी यहाँ से छूट के यहाँ आ जाएगा और उतनी टाइम से ए यहाँ से छूट के यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार क्योंकि अलग अलग एडजॉर्प्शन पावर है तो पहले सी निकल जाएगा, फिर बी निकल जाएगा और फिर ए आपका निकल जाएगा। आ रही बात समझ में क्या बताया हमने, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग है। अगर तीनों की स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन इसमें बराबर होती तो फिर वो तीनों ही साथ में यहाँ आते तो अलग। तो इसका प्रिंसिपल तभी वर्क करता है जब जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है उनकी अलग अलग एडजॉर्बेंट पे, यहाँ जो एडजॉर्बेंट रखे हैं वो अलग अलग एडजॉर्बेंट पे स्ट्रेंथ ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो, अलग अलग हो। और ये पता पहले से पता कर लिया गया है साइंस के द्वारा कि किसकी किस पे एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा है। तो इस प्रकार से अलग कर लिया जाता है। लिखिए, The principle of chromatography, the principle of chromatography is based upon different extent of adsorption of component of mixture in different adsorbent डिफरेंट। देखिए, तो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल किस बात पे वर्क करता है कि जो आपके मिक्सचर हैं कंपोनेंट के, जो भी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उनकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, डिफरेंट एडजॉर्बेंट पे क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन डिफरेंट एडजॉर्बेंट। अलग अलग एडजॉर्बेंट पे जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उनकी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपके हमने 9 जो मेन इसके हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपसे कहें, आपसे सीधे 2 नंबर में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, बहुत एक से एक टॉपिक आने वाले हैं, तो 2 नंबर में पूछा जाता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि सबसे पहले सबकी हेडिंग याद कर लो, और जिन आपको सिर्फ एक बार देख लेना है और आपको फंक्शन समझ लेना कि कहाँ क्या हो रहा है। बाकी जो शुरुआत के 3-4 हैं, जैसे गैस मास्क हो गया, वैक्यूम क्रिएट करने वाला हो, डीकलराइजिंग ऑफ शुगर हो गया, 3-4 की पूरी डिटेल याद कर लो, बाकी को पढ़ लो, वो पूरी हेडिंग याद कर लो। 2 मार्क्स का ही आपका थ्योरी पर्पज से बताया, बाकी लिखवाया आपके हमने ऐसे पर्पज से है कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाओ तो वो बन जाना चाहिए, है ना। तो थ्योरी पर्पज से तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो इसको। ठीक है, अब कुछ और इसके जल्दी जल्दी से हम लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट और क्यों छोड़े, जब इतने लिखवाएं तो उनको लिखवा देते हैं, फिर आपका एडजॉर्प्शन ख़त्म और हम कोलाइड्स में एंटर करते हैं। ठीक है ना, तो 10th नंबर का पॉइंट लिख लो, इन क्यूरिंग ऑफ डिसीजेज, इन क्यूरिंग ऑफ डिसीजेज। डिसीजेज वर्ड बना ही किससे है, देखो, ईज का मतलब होता है आसानी और डिस का मतलब होता है नेगेटिव टर्म। तो जब आसानी ना हो तो उसी को हम क्या कहते हैं,
डिसीज, इन्हीं दो टर्म से मिलके बना है डिसीज। एक आपका ग्रामेटिकल वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स डिस लगा गया है। तो ईज का मतलब होता है आसानी, सुख, सरलता, सिंपलिसिटी, जो भी समझ लिया, मतलब कंफर्टेबल में। और डिस ईज का मतलब हो गया कि अब कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं कि डिसीज हो गई, इसको कोई ना कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। क्यूरिंग ऑफ डिसीजेज, देखिए अलग अलग डिसीजेज के लिए अलग अलग मेडिसिन आती हैं, लेकिन कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो एडजॉर्बेंट, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका जो वर्किंग फंक्शन है वो एडजॉर्बेंट पे बेस है। कुछ जर्म्स ऐसे हैं, कुछ आपके इस प्रकार के जर्म्स हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर ड्रग्स जाके सीधे एडजॉर्ब होती है, उन जर्म को क्या कर देती है, सीधे नष्ट कर देती है। अच्छा, आप लोगों ने ड्रग टारगेट एक्शन का नाम सुना होगा। ड्रग टारगेट एक्शन इन मॉडर्न टेक्निक है, इसमें ड्रग्स को कैप्सूल में भर के दिया जाता है ना। जितनी भी आपकी कैप्सूल वाली ड्रग आती है ना, वो टारगेट एक्शन पे वर्क करती है। इतना सटीक साइंटिफिक कैलकुलेशन लगाया जाता है, जो आपके बाहर जो लगा रहता है वो PHBB की लेयर होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बेलीनेट। ये एक प्रकार की प्लास्टिक ही होती है, लेकिन ये प्लास्टिक क्या होती है, वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाती है, वाटर में जाके डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए आपके लिए हानिकारक नहीं होती। तो PHBB की लेयर चढ़ी होती है आपके कैप्सूल्स के ऊपर, और इतनी सटीक लेयर चढ़ाते हैं वो कि आप जब उसको खाओगे तो उसको जिस टारगेट पे जाके हिट करना है, मान लो किसी की किडनी पे हिट करना है, किसी की लंग्स पे हिट करना है, पेनक्रियास, तो उसमें इतना सटीक कैलकुलेशन किया जाता है कि वो जो कैप्सूल है उसकी पूरी लेयर वहीं पे जाके फटती है, तो वो मेडिसिन सीधे जाके कहाँ हिट करती है, वहीं पर हिट करती है। तो उसका इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है। इसी को बोलते हैं ड्रग टारगेट एक्शन। ड्रग का एक्शन किसके बेस पे होता है, टारगेट। जितने भी आपकी कैप्सूल में दिए जाते हैं वो कैप्सूल के बाहर की लेयर का कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी काम, वो सिर्फ इस एक्शन के लिए बनाई जाती है। केमिकल उसके अंदर भरा रहता है, आपका मेन वो केमिकल होता है, उसको आप डायरेक्ट लोगे तो वो यहाँ सब जगह से होते जाएगा। और हो सकता है कि बहुत हार्ड केमिकल हो तो यहाँ पर जलन करने लगे, तो कभी कैप्सूल फट जाए तो उस फटे हुए कैप्सूल को मत खाया करो, मत दिया करो जो कैप्सूल है, क्योंकि कुछ ड्रग्स केमिकल बहुत आपके हैवी होते हैं, वो यहीं पर अगर रिलीज आएंगे तो फिर हो सकता है कि जलन वगैरह पैदा कर दे। तो टारगेट एक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इन क्यूरिंग ऑफ डिसीजेज में ये है कि आपकी जो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो पर्टिकुलर जर्म्स की सरफेस पे जाके, उसकी सेल पे जाके क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब, और उसको रिएक्ट करके क्या कर देती है, नर्स। तो इस प्रकार होता है, तो इसमें भी लिख लेते हैं, लिखिए some drugs get absorbed on the surface of germs and kill them. So some drugs get absorbed on the surface of germs and kill them. उनको क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ये आपका इन क्यूरिंग ऑफ डिसीजेज में भी इसका यूज किया जाता है। एक आध तो और लिखवा दें, क्यूरिंग डिसीज हो गया। अच्छा, जो कपड़ों में रंग वगैरह चढ़ाया जा रहा है, क्लॉथ में डाई किया जाए, अच्छा ये जो आपका पेंट है ना, ये भी एडजॉर्प्शन की थ्योरी पे ही वर्क करता है। आपका ध्यान रखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा इमल्सन आता है ना। इमल्सन लिक्विड टाइप का कोलाइड होता है, लिक्विड कोलाइड। जो आप इमल्सन लेते हैं लिक्विड टाइप का कोलाइड होता है, और इसकी भी एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। अब जैसा इमल्सन होगा उस हिसाब से आएगा। पहले डिस्टेम्पर आता था, ठीक है, डिस्टेम्पर सिंपली पेंट होता था, उसमें मिट्टी भी निकल सकती थी आपकी, लेकिन इसमें 0% कुछ और होगा, 100% लिक्विड का होता है, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो ये भी एक इमल्सन, तो पेंट वगैरह हो गए आपके। और जो कपड़ों में डाई हालांकि एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों होती है, तो वो फिनोमेना आपकी किस पे वर्क कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन पे। तो हमारा 11 नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, इन पेंट इंडस्ट्रीज and dyeing of clothes, in paint industry एंड डाइंग ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, ये 11वां नंबर हो गया आपका।
लास्ट फाइनली एक और लिख लीजिए, नंबर 12, इन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब जानते हो क्या होता है? सूचक। गाड़ियों में लगा रहता है ना आपके इंडिकेटर, वो सूचना देता है सामने वालों को कि हम यहाँ मुड़ रहे हैं या फिर हम यहाँ मुड़ रहे हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। अब इसमें लाइट जला के इंडिकेट नहीं होता है, क्या होता है, मान लीजिए पर्टिकुलर टाइट्रेशन हो रहा है, उसमें पर्टिकुलर कलर आ रहा है टाइट्रेशन में, तो वो इंडिकेट करता है कि ये वाला मेटल होगा, है ना। हम आपको ट्रिक भी लिखवाएंगे किस मेटल का कलर कौन सा आता है। तो हम जब टार्ट्रेशन करते हैं तो हमें टार्ट्रेशन का एंड पॉइंट ऐसे ही तो पता चलता है, जब कलर आते आते फाइनल एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कलर आना बंद हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि एंड पॉइंट हो गया। और इस रीडिंग को कई बार लिया जाता है टार्ट्रेशन, तो यही कहलाता है इन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, फिर कोलाइट्स में आते हैं आपकी। ये आपका खत्म हो गया, है ना। पहले नंबर आप 5 ऐसे सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको याद हो जाए, कोई भी 5 अच्छे 5 याद कर लीजिएगा, 5, है ना। फिर उसके बाद सबकी हेडिंग पढ़ लीजिएगा, कोई भी 5 हो सकते हैं, जो 5 आपको बेहतरीन लगते हो वो तैयार कर लीजिएगा, है ना। 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है एप्लीकेशन इसका, तो कोई 5 अच्छे याद कर लीजिएगा। जैसे कि शुरुआत के 1-2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं ना, जैसे वो मॉइस्चर वाला, मास्क वाला, वैक्यूम वाला, है ना, ये वाला इनर्ट गैसेस का सेपरेशन वाला कर सकते हो, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एक कर सकते हो आप। तो ये 4-5 याद कर लेना, बाकी तो हमें सिर्फ लिखवाना था तो हमने लिखवा दिया, सबका नहीं। तो अपने 4-5 सिलेक्ट कर लो, फिर हम चलते हैं। ये आपका एंड हो गया और हम अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं, कोलाइड। कोलाइडल स्टेट, या इन्हीं को कहते हैं कोलाइड्स।